जय जिनेन मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो वीडियो ऑफ रखूं मैम। नहीं, वीडियो ऑन भी रखी है, मैं शुरू कर रही और हूँ। अभी टेस्ट में भी बहुत नहीं, वीडियो तो ऑफ ही रखी है, ऑन हाँ। ही रखी है, मैं शुरू कर रही हूँ। नहीं, बिकॉज अभी टेस्ट था ना मैम, तो मेरी आवाज नहीं जा रही थी मैम के पास। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको मेरी इसलिए आवाज आ बोल रही है रही मैम? हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, वो लिख लीजिए। इसलिए थोड़ी देर वीडियो ऑन कर दीजिए। ये क्वेश्चन ध्यान से ओके। करके रखना एग्जाम के टाइम पर, ठीक। अच्छा अच्छा। अनेकांतवाद, स्यादवाद, नय, इनको लेकर दे जी रही मैम। हूँ, और सप्तभंगी। बता दूं? मीनाक्षी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। मीनाक्षी जी, मैं आप दोनों के साथ अभी जितने स्टूडेंट हैं, कुछ कर नहीं सकते, आए नहीं हैं। मैं अनेकांतवाद, नए, सप्तभंगी और स्यादवाद को लेकर कुछ आईएमपी क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये अच्छे से करके रखना, इसमें से पेपर में आने के चांसेस बहुत है। ठीक। आपके पास है ना? मतलब यही आएंगे ये जरूरी नहीं है, ये मेरे हिसाब से आईएमपी है, नहीं तो हाँ आप। मैम एकदम। हाँ, नहीं। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर ये नहीं आए, इससे रिलेटेड दूसरे भी आए, तो भी आप आंसर इनके ही वहां पर लिखना, इसलिए ये करना। ठीक। नहीं मैम देखिए, हम्म। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगा तो उस पर टिक कर लेना। तो मैम एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड में क्वेश्चन बैंक ले लेती हूँ। इजी होगा, बाई चांस कोई और पूछेगा तो उनको बताना इजी होगा मैम। जी, उस पर ही टिक कर लेना। और इससे मीनाक्षी जी, रिलेटेड मैम एक ये मिनट, छोड़कर मीनाक्षी अगर जी आप नोट डाउन कर लो, मेरा नेटवर्क बहुत गड़बड़ हो रहा है। जी मैम जी, एक वीडियो मिनट, कर दीजिए, मीनाक्षी जी आप कर नोट डाउन दीजिए। करो। हाँ। जी। वही मेरे को भी बालकोनी में ही आना श्रेय पड़ा जी। मैम, पता नहीं क्यों हाँ, नेटवर्क श्रेय इशू जी, बहुत आपको ज्यादा मेरी है। आवाज आ रही है? यस मैम, यस क्लियर मैम। आ रही है। हाँ श्रेय जी, मैं अब आज है ना आपको कुछ 12-14 प्रश्न देती हूँ अनेकांतवाद, नए, स्यादवाद और सप्तभंगी को लेकर। ये अच्छे से करना, इनके आने के चांसेस ज्यादा है, ये नहीं भी आते हैं, इससे रिलेटेड दूसरे प्रश्न आते हैं, तो इनके आंसर जो है वहीं पर आपको लिखना है। मेरी आवाज आ रही है? मैम लगता है आपका ही हेलो। इशू है, हम सबको हेलो। हाँ, प्रॉब्लम हो रही मुझे है तो। क्योंकि आप दो सबके वीडियो एकदम स्टॉप हो रहे हैं। एक मिनट में यस मैम, मोबाइल से अभी आपकी कनेक्ट कर। आवाज चली गई थी। हाँ हाँ, अभी एक मिनट आपकी में। हाँ, आवाज चली गई थी। एक मिनट में मोबाइल से यदि कनेक्ट श्रेय करती को हूँ। भी इशू है, बोले आपका उधर से इशू आ रहा है। हाँ, मीनाक्षी अब जी आ रही है आवाज आ मेरी रही है आवाज? क्या? अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ। यस यस। देखिए, मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि इसमें से आपको आने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए मैं दे रही हूँ। और अगर इसको छोड़कर दूसरे भी प्रश्न आते हैं, तो आप में ये जो ऐसे प्रश्न है कि इनके ही जवाब आप वहां लिख सकते हैं। ठीक। मैच करके। देखिए, आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक होगी तो उस पर टिक कर लेना। उसमें सबसे पहला है वर्तमान। ये बस अनेकांतवाद, नए, सप्तभंगी और सैदवाद को लेकर मैं बता रही हूँ, बाकी को तो आपका अपनी पढ़ाई करनी है। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में अनेकांतवाद की उपयोगिता। मतलब 9 मार्क का है या कौन से मार्क का मैम ये? सब मिक्स है, सब मिक्स है, आप देख लीजिए। आप मॉड्यूल 3 और 4 ही निकालिए। ये मॉड्यूल 3 और 4 हाँ, की ही दे रही हूँ मैं। इसमें ऐसा कोई। हाँ हाँ, वर्तमान है साल। मैम। ये ओके सारे हाँ ओके। है। क्वेश्चन बैंक के ही क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मिल गया मैम। हाँ। वर्तमान सामाजिक संदर्भ में अनेकांतवाद की उपयोगिता। फिर दूसरा है अनेकांतवाद की अवधारणा और जैन परंपरा में उसके विकास की प्रक्रिया।
अनेकांतवाद की अवधारणा और जीन परंपरा में इसके विकास की प्रक्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण। हाँ हाँ, वही वही मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप देख लो। फिर यस। दार्शनिक विचारों का समन्वय का आधार है अनेकांतवाद। जो दार्शनिक विचार है, एकांतवादी जो भी दर्शन है, उनके विचारों का समन्वय है अनेकांतवाद, ये स्पष्ट करना है आपको। इसमें कंपेयर वाला क्वेश्चन है। ये अलग से ये है क्वेश्चन है क्या दार्शनिक मैम विचारों आपको? का, वो किताब में भी है, आपको ध्यान में आ जाएगा। मैं एक बार के लिए तो रिवीजन देख लूंगी। फिर उसके बाद आज मैं ले रही हूँ अवक्तव्यता। तो उसको लेकर 5 मार्क के इसमें होगा शायद ये क्वेश्चन, कि जैन दर्शन के अनुसार अवक्तव्यता का सिद्धांत स्पष्ट करे, उसका वैज्ञानिक विश्लेषणात्मक अधीन कुछ तो भी होगा। 5 मार्क के इसमें देखिए, एक अवक्तव्यता। सेकेंड मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना मैम, एक सेकेंड मैम, 1 मिनट क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। जैन दर्शन के अनुसार अवक्तव्यता, 5 मार्क के इसमें देखिए मीनाक्षी जी, सप्तभंगी में ही यस। आएगा ये, तो मुझे आज पढ़ाना है आपको। ठीक है, मैं ऊपर लिख देती हूँ मैम, ढूंढने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा। हाँ ठीक है। आगे देखिए, नयवाद का संक्षिप्त, नयवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण, ऐसे कुछ होगा। मैम सॉरी, क्या स्टार्ट कर किया मैम आपने? कुछ मैं आईएमपी क्वेश्चंस दे रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि इनके आने की संभावना अधिक है। अनेकांतवाद, नए स्यादवाद और सप्तभंगी को लेकर। तो उसमें छठा ओके, पोर्शंस हो गया क्या? अनेकांत चल रहा था ना हमारा? हाँ चल रहा था, लेकिन मैंने कहा जब तक आते हैं सब तब तक मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। शुरू नहीं किया है अभी तक ठीक। सप्तभंगी। ठीक। हाँ नए हाँ, मैं बात। वही सोची इतनी जल्दी। क्या क्या क्या? मुझे लगा इतनी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो गया है क्या करके, नहीं नहीं दस नहीं मिनट ही नहीं लेट जुड़ी कंप्लीट। नहीं नहीं, सप्तभंगी अब शुरू ही नहीं किया है अभी तक। फिर इसके बाद निश्चय नहीं ठीक। व्यवहार नहीं का एक ध्यान रख लेना। देखो मुझे तो डाउट है कि ज्ञान और दर्शन से लेकर आपको नए, अनेकांत, स्याद्वाद, सिद्ध और सप्तभंगी, इनके प्रश्न ज्यादा आएंगे, तो ये ध्यान रखना। निश्चय नहीं व्यवहार नहीं। फिर उसके बाद दार्शनिक परंपरा और उसकी स्याद्वाद के साथ तुलना, जो आपकी किताब दी है ना आपको, ज्ञान मीमांसा, उसमें दिया हुआ है। फिर यस नए मैम। और प्रमाण, नए और प्रमाण का जो भेद हमने देखा था ना, जो पॉइंट लिए थे 20 और 22, कुछ तो भी पॉइंट्स थे, वो नए और प्रमाण के भेद। उसके बाद नैगम नए, नैगम नए का स्वरूप। फिर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। मैम मुझे ये आंसर कहाँ पे रहेगा मैम? जैन दर्शन में नईवाद के सिद्धांत का संक्षिप्त एवं सुव्यवस्थित विवेचन। हाँ वो वहां पर नहीं रहेगा, आपको नए का ही लिखना है। नए का अर्थ क्या है, उसके प्रकार क्या है, और उन प्रकारों की व्याख्या। ओके, मतलब सुव्यवस्थित विवेचन मतलब वही कि वही तीन है जो कैटेगरीज देखो नहीं के और शुरुआत में वही है ना, सब। ज्ञान मीमांसा के शुरुआत में नए से शुरुआत हुई है। तो शुरुआत में आपको नए का जो विवेचन हाँ। किया है ना, तो उसमें व्यवहार नए और निश्चय नए बताया है, फिर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए बताया है, वही आपको लेना है। पर वो अगर आपको कठिन लगे तो आप नए की ओके। व्याख्या अपनी भाषा में, फिर उसके 2 प्रकार और उसके 7 प्रकार, वो लिख लेंगे। ठीक है। हाँ। फिर क्या पूछा था अलका जी? एक्चुअली में इंदु मैम का फोन आ गया था मैम। वो बोल रहे थे कि क्लास में सबको पूछ के बताओ कि 3 बजे तृप्ति मैम की क्लास है, तो सब अटेंड करेंगे क्या? नहीं, वो तो आज थोड़ी, कल से ना। आज की आज पूछिए। ग्रुप में मैसेज आया, अभी देखा वो मैंने तो भी। 26, 27, 28 का पूछा है ना मैम ने। अभी आज का भी पूछा मैम। अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, आज वैसे भी 3 बजे तो प्रीति मैम की होती है ना। हाँ। हाँ। नहीं, प्रीति मैम तो वैसे भी आज नहीं लेने वाले हैं। ट्यूसडे प्रीति मैम की नहीं होती आज क्लास, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होती है। तो फिर हाँ, आज यस किसकी होती मीनाक्षी है? जी। आज किसकी होती 3 बजे 3 बजे किसकी होती है? एक्चुअली मैम की होती है, आचार्यांग और समय सार की है? हाँ क्लास बस, का तो टाइम फिर उनका आज ही मैम है। का ही टाइम है, तो मैम ही ले लेंगे। हाँ कोई नहीं, हाँ आगे का देख तो लीजिए।
अनेकांतवाद हाँ, की यस विशेषताएं। लिखना है क्या सबको? हाँ नहीं, यस लिख दो। ओके हाँ, अनेकांतवाद की ओके विशेषताएं। मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी मैम। अरे पर अब अभी क्या चल रहा है वो तो पूछिए। वो मैम जस्ट पहले यही पूछी थी कि अलका जी आपने क्या पूछा मैम से, हम लोग वही बात कर रहे थे और आपकी मैं क्लास स्टार्ट हो गई थी। मैम को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे हम लोग, आपको नहीं बताएंगे अभी। कोई बात नहीं, पानी मेरे को चले गए। मैम बता देंगे। ओह, मैं वापस नहीं बताऊंगी, मुझे आपको पढ़ाना है। और नहीं, कोई नहीं, बता देगा आपको कोई ना कोई। अनेकांतवाद की विशेषताएं हुई नय का मैम स्वरूप सब और बता नय के देंगे, मैं प्रकार। भी मजाक ही कर रही हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं। नय का स्वरूप, नय के प्रकार, जो 7 प्रकार है ना, वो आपको यहाँ पर विशेष रूप से बताने हैं। फिर सप्तभंगी जो आज होगा, सप्तभंगी और अवक्तव्यता आज पूरा करने का है। अब देखते हैं पता नहीं कितना होता है। फिर पारिवारिक जीवन मैम में सद्भाव, पारिवारिक जीवन में ये भी सद्भाव नहीं का हुआ, अवक्तव्यता का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक अर्थ। हाँ, वो मैंने दिया है प्रश्न, वो आज होगा। सप्तभंगी के बाद उसका होगा। ओके पारिवारिक जीवन में सद्भाव का महत्व और प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान। मैम, ये प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान वो स्टार्टिंग वाले के हिसाब से ही लिखना है ना, नंदी सूत्र में जो स्टार्टिंग में पढ़ा। हाँ हाँ हाँ, उसके हिसाब से ही लिखना है। ओके चलो, कल हम सप्तभंगी में कहाँ पर थे? आप वो 7 भंग के बारे में बताना स्टार्ट किया हाँ था। मैं तो वही। सो गई थी, हाँ, तीन स्लाइड बताई थी मैम आपने, 3 स्लाइड बताई थी। हाँ ये हो गई, ये हुआ था ना। ये हो अभी गई। एकांतवाद और हाँ ये सप्तभंगी भी हो के गया। अंतर। ये बाकी है। एकांतवाद का कल हुआ था, उसके 4 अंतर हुए थे ना। अनेकांत तो नहीं मैम, इससे पहले की स्लाइड तक हुआ है। हाँ वही ना, अनेकांतवाद और सप्तभंगी में अंतर, ये हुआ ना कल। नहीं वही मैम हुआ ये ना, नहीं हुआ कल। अनेकांतवाद वृक्ष है तो सप्तभंगी फल है। अनेकांतवाद लक्ष्य है तो सप्तभंगी साधन है। अनेकांतवाद अनंत धर्म को वस्तु को जानने की दृष्टि है तो सप्तभंगी उसे अभिव्यक्त करने का सापेक्ष वचन पद्धति है। अनेकांतवाद हाँ हाँ मैम, हो व्यापक। गया, दृष्टिकोण और वो बताया था मैम आपने। हाँ, हो गया हो अनेकांत गया। सद्वाद व्यापक और है, सप्तभंगी। सप्तभंगी व्यापक। ठीक है, अब सद्वाद और सप्तभंगी में क्या अंतर है वो देखिए। सद्वाद क्या करता है? पदार्थ का सापेक्ष किसी अपेक्षा से विश्लेषण करता है। वो बस बताता है कि किसी अपेक्षा से ऐसा है। पर सप्तभंगी क्या करती है कि प्रत्येक गुण धर्म पर तर्क संगत विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। जैसे देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सद्वाद आपको बताएगा कि किसी अपेक्षा से, यही वो सापेक्ष कथन पद्धति है। वो आपको सारे के सारा तर्क संगत प्रस्तुत नहीं करेगी प्रक्रिया, कि इसका इस अपेक्षा से ये भी है, वो भी है, वो भी है, वो ऐसा नहीं करेगी। सद्वाद आपको जहां पर जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो जवाब देगी, है ना। जैसे हमने कल उदाहरण देखा था इंद्रभूति गौतम का और भगवान महावीर का। तो भगवान महावीर ने उनको, इंद्रभूति गौतम को 7 तरह से जवाब नहीं दिए। उसकी प्रक्रिया नहीं बताई कि आप आत्मा को इस तरह से देखोगे तो वो नित्य रहेगा, इस अपेक्षा से देखोगे तो अनित्य रहेगा, जब दोनों अपेक्षा हमसे एक साथ बताना चाहोगे तो वो अवक्तव्य होगा। ऐसा नहीं बताया। उन्होंने क्या किया? बस बताया कि आत्मा का अस्तित्व है ना। मतलब उसके द्रव्य और गुण की अपेक्षा से आत्मा नित्य है। तो ये जो पद्धति है, जहां जैसी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार सापेक्ष कथन करना, उस स्थिति को जो मैच हो रहा है उसके अनुसार कथन करना, जवाब देना, ये सद्वाद का कार्य है। सप्तभंगी का कार्य है कि उसकी सारी अपेक्षाओं को देखने का प्रयास करना, किस किस तरह से उसका समाधान आ सकता है। तो तर्क लगाकर तर्क संगत जो विश्लेषण किया जाता है, जिसमें एक ही गुणधर्म को लेकर 7 अपेक्षाओं को देखा जाता है, वह सप्तभंगी है। अब मुझे बताओ, सद्वाद छोटा है या सप्तभंगी छोटी है? या सद्वाद व्यापक है या सप्तभंगी व्यापक है? सद्वाद व्यापक, ओ सॉरी, व्यापक सप्तभंगी है। हाँ, सप्तभंगी व्यापक है। ठीक, क्योंकि आगे आपको आएगा कि सप्तभंगी सद्वाद की अपेक्षा से व्यापक है और सद्वाद व्याप्य है।
वो सप्तभंगी में व्याप्त होकर रहता है। इसीलिए व्यापक सप्तभंगी क्या मतलब, है जी? व्यापक मतलब व्यापक व्यापक यानी मतलब क्या जितना मैम? बड़ा है, जिसमें सब समा जाता है, जिसका स्वरूप बड़ा है वह व्यापक। और जिसमें जो ओके। समाहित है वह व्याप्य। जैसे वृक्ष व्यापक है, तो वृक्ष में पत्ते भी है, फल भी है, फूल भी है, तो ये सब उसमें व्याप्त होकर रहते हैं, इसलिए ये पत्ते फूल ये सब उसके व्याप्य है ना। तो सप्तभंगी क्या है? स्याद्वात का आधार स्तंभ है, उसी के बेस पर स्याद्वात की कथन पद्धति चलती है। ठीक। दूसरी बात, सप्तभंगी व्यापक है और स्याद्वाद व्याप्य है। अब यहां पर मुझे बताए, अनेकांतवाद, स्याद्वाद और सप्तभंगी, इसमें सबसे व्यापक कौन है और व्याप्य क्यों, कौन कौन है? कौन किसका व्यापक है, कौन किसका व्याप्य है? अनेकांतवाद है, उसके बाद में शादवाद है और उसके बाद में सप्तभंगी सबसे छोटा है। अरे सप्तभंगी व्यापक है। व्यापक है, अभी बड़ा बोला, अभी सप्तभंगी बोला सबसे मैम ने। सॉरी, सबसे बड़ी सप्तभंगी व्यापक और सप्तभंगी। उसके बाद शादवाद। सॉरी मैम। हाँ, अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के बाद सप्तभंगी व्यापक है स्याद्वाद की अपेक्षा, और स्याद्वाद व्याप्य है दोनों का भी। अनेकांतवाद अगर व्यापक हो तो स्याद्वाद व्याप्य है, सप्तभंगी व्यापक हो तब भी स्याद्वाद व्याप्य है। ठीक। यस मैम, मैंने बोला मैम अभी 1 मिनट पहले। क्या क्या क्या? मैम शादवाद और सप्तभंगी तो समानांतर ही हुए ना, ऐसे तो समानांतर हुए, अस्थि लेकिन दो। उसमें जो सूक्ष्म अंतर है ना, वही मैंने आपको बताया। क्योंकि आप उसे भले ही देखो, आप उसे एक दृष्टि से देखो, समान दृष्टि से देखो, दोनों भी अनेकांतवाद के ही पहलू है, उस अपेक्षा से देखो, लेकिन दोनों है हम्म। अलग अलग। सप्तभंगी अलग है, स्याद्वाद अलग है। तो इनमें थोड़ा सा जो सूक्ष्म अंतर है, वो सूक्ष्म अंतर हमें पता होना चाहिए। स्याद्वाद भी कथन करने की पद्धति है और सप्तभंगी भी कथन करने की पद्धति है, लेकिन स्याद्वाद हाँ, परिस्थिति के अनुसार सापेक्ष कथन करता है। जैसी परिस्थिति है वैसा ओके। ही वह जवाब देता है, या उस परिस्थिति के लिए जो योग्य है वही जवाब देता है। सप्तभंगी आपको सातों तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत करता है, तर्क के साथ आपको बताता है। ठीक। ओके मैम। अभी देखिए, सप्तभंगी में जो 7 भंग रहेंगे, उन 7 भंगों में असंयोगी कौन से है, द्विसंयोगी कौन से है और त्रिसंयोगी कौन से है? सबसे पहला ध्यान रखना, सप्तभंगी में प्रमुख बातें क्या है। एक तो सप्तभंगी का प्रत्येक भंग, यह भले ही स्यात् शब्द के साथ बताया जाता हो, लेकिन स्यात् शब्द यहाँ पर निश्चयात्मक होता है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होता है। आप कथनचित शब्द का प्रयोग कर रहे हो, सापेक्ष शब्द का प्रयोग कर रहे हो, मतलब आप निश्चितता से बता रहे हो कि किसी अपेक्षा से यह ऐसी चीज है जिसे, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि शंकराचार्य जी ने कहा कि स्याद्वाद, सप्तभंगी, अनेकांतवाद ये सारे संशयवाद है, क्योंकि ये पूरे परफेक्ट आंसर नहीं देते, ऐसा ही है, ऐसे जवाब नहीं देते, ये किसी अपेक्षा से कथन करते। तो किसी अपेक्षा से कथन करना, इसका अर्थ है कि आप पूर्ण सत्यता की ओर जा रहे हो। और दूसरी बात, किसी अपेक्षा से आप कथन करते हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये संशय है। ये किसी अपेक्षा से कथन करना भी निश्चयात्मक का बोध है, बोध कराता है कि इस अपेक्षा से यह चीज ऐसी है। जैसे आत्मा को लेकर हम देख रहे हैं कि अगर आत्मा नित्य है या अनित्य है, जब इसका कथन किया जाता है, तो अगर आप आत्मा को बस नित्य ही बताओगे तो आपके वचन मिथ्या होंगे, क्योंकि आपने अभी तक पूर्ण सत्य को जाना नहीं। ठीक। आप आत्मा को अनित्य बताओगे तब भी आपके वचन मिथ्या होंगे, क्योंकि आपको अभी भी आत्मा का पूर्ण सत्य पता नहीं। पर जिसे पूर्ण सत्य पता चल जाता है, वो आत्मा के प्रत्येक गुणधर्म को देखता है, तब उसका जवाब क्या होता है कि द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है ना। तो ये अपेक्षा से कथन कौन कर सकता है? जिसको पूर्ण ज्ञान हो, जो सत्य के एकदम समीप हो, या सत्य को जिसने जान लिया हो, वही किसी अपेक्षा से निश्चयात्मक कथन करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर संशय है। आप बता रहे हो कि द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, इसमें कहीं भी संशय नहीं है, ये निश्चयकारी सेंटेंस है। ठीक।
और दूसरी बात, ये शब्द सेंटेंस जो है, ये जो सब 7 भंग आपको बताए जाएंगे, ये 7 भंग निश्चयकारी या निश्चयात्मक है, इसीलिए इसके आगे एव शब्द भी लगाया जाता है। जैसे स्यात् अस्ति एव, और अगर नहीं भी लगाया हो एव शब्द, तब भी वहां पर एव मान लेना चाहिए। मतलब निश्चयकारी भाषा के लिए एव शब्द का प्रयोग होता है, यानी एव का अर्थ होता है ही, किसी अपेक्षा से ऐसा है या ऐसा ही है। ये जो ही आता है ना, तब कंफर्म होता है कि ये निश्चय है ना। तो एव शब्द का प्रयोग अगर ना भी हो तो वहां पर मान लेना चाहिए कि ये, क्योंकि किस लिए मान लेना चाहिए, क्योंकि ये संशय वाक्य वाक्य नहीं है, ये निश्चयकारी वाक्य है। ठीक। अब ये जो मैम आपने स्लाइड चेंज की है क्या? क्या, स्लाइड चेंज की है क्या मैम? ओनली हाँ, 8 लिखा हुआ दिख रहा है। सप्तभंगी नाम दिख रहा है आपको? व्हाइट कलर की स्लाइड दिख रही है? नहीं मैम। किसी मैम को भी यस नहीं मैम, दिख रही है? दिख रही है मैम, दिख रहा है हाँ, मैम। दिख रहा है, बाकी के लोगों को दिख रहा है। तो मीनाक्षी जी, शायद आपके वहां नेटवर्क का इश्यू होगा फिर। थोड़ा सा ओके, स्लाइड कीजिए मीनाक्षी जी, स्लाइड को। वही मैं जाती हूँ बाल, वही मुझे तब से एक 8 बना हुआ दिख रहा है। अरे नहीं, उसको थोड़ा खिसकाइए स्लाइड को, स्लाइड को ओके किसका लेफ्ट में बाजू में खिसकाइए, है? ओके ओके राइट साइड ठीक। में है, लेफ्ट में खिसकाइए। ओके। हाँ, अच्छा। अब देखिए, सप्तभंगी में 7 भंग रहेंगे, ठीक। उसमें से एक जो है वह 3 भंग जो है वो असंयोगी है, उनका किसी के साथ संयोग नहीं है। 3 जो है वो विसंयोगी है, 2 भंगों का मिलकर भंग बनाया हुआ है, और एक भंग जो है वो त्रिसंयोगी है। ठीक, आपको ध्यान में आ जाएगा, मैं बताती हूँ। 7 भंगों के 3 मूलभूत अंग है, अस्ति, नास्ति एवं अवक्तव्य। अस्ति विधि रूप है या निषेध रूप है? अस्ति का अर्थ क्या होता है? जो है, है है। है तो ये विधि रूप है या निषेध रूप है? विधि रूप है। बराबर। विधि रूप। अस्ति यानी होना है, तो ये विधि रूप है। नास्ति यानी नहीं है, तो ये क्या रहेगा? निषेध रूप, निषेध। है ना। निषेध रूप। और अवक्तव्य यानी कह नहीं सकते हैं शब्दों के माध्यम से, ये कथन करना अभी संभव नहीं है ना, इसे कह नहीं सकते हैं। ये तीसरा भंग है, अवक्तव्य। एक मिनट, हाँ, किसने मैसेज भेजा है क्या मुझे? अच्छा, सिमर जी कल आप नहीं थे क्या? चलो, कौन बताएगा विधि और निषेध का अर्थ क्या होता है? मैम जो है प्रेजेंट है, वही उसी को ही अभी आप बता रहे, जो है वो विधि अस्ति, अस्ति मतलब है। और नास्ति प्रेजेंट नहीं है क्या? नहीं, नास्ति भी है बट वो नहीं है, मतलब इनकार करता है वो चीज का। अरे तो एक सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, आपने ये सुना और एक, क्या? एक हाँ। एक सेंटेंस विधानात्मक होता है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और दूसरा जो सेंटेंस हम्म, है वह निषेधात्मक है। निषेध, हाँ। जैसे कल बताया था कि इंग्लिश यस मैम, ग्रामर में होता है पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों का। यस फिर मैम। भी मैंने ये आपको उदाहरण क्यों दिया था, क्योंकि जब पॉजिटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस किए जाते हैं, उस समय दोनों का अर्थ नहीं बदलता। विधि का अर्थ है यस मैम। होना, पॉजिटिव, और निषेध का अर्थ है नहीं होना, इसे आप निगेटिव कहिए, पर निगेटिव उस वे में नहीं जो पॉजिटिव के टोटल अपोजिट है। यहां पर आप इंग्लिश ग्रामर का पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण ले सकते हो कि दोनों में एक पॉजिटिव से एक सकारात्मक हो या एक विधानात्मक है और दूसरा निषेधात्मक है, पर फिर भी दोनों का मीनिंग नहीं बदला है ना। इसी को लेकर कल उदाहरण देखा था हमने। कौन सा उदाहरण देखा था? कि कोई बच्चा आपने घड़े का होशियार है, बताया था, ये बच्चा मिट्टी का बुद्धिमान घड़ा है बताया था। हाँ, है ना, मिट्टी ये का बच्चा घड़ा और तंतु बुद्धिमान है, का तो उसका घड़ा। निषेधात्मक वाक्य क्या होगा? कि ये बच्चा बुद्धू नहीं है। दोनों का यस अर्थ मैम। बदला क्या? दोनों का अर्थ समान रहा, लेकिन फिर भी एक सेंटेंस सकारात्मक है, विधानात्मक है, और एक निषेधात्मक है। इसे ही कहते हैं विधि और निषेध। एक मिनट,
और किसी ने कोई मैसेज किए हैं? हम्म। ठीक। नहीं मैम, के हाँ, हैं बस। तो अभी देखिए, अस्ति विधि रूप है, यानी इसके जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव रहेगा। नास्ति निषेधात्मक है, इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर निगेटिव रहेगा, पर अर्थ वही रहेगा। और अवक्तव्य यानी ये कह नहीं सकते। ठीक। अब इस पर ही आपके 7 भंग बनेंगे। 7 भंग कैसे बनेंगे पहले वो देख लीजिए, 1 मिनट। फिर मैं आपको असंयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी क्या होता है वो बताऊंगी। आपको स्क्रीन दिख रही है? यस यस मैम। हाँ, मैम। अभी देखिए, पहला क्या है, स्यात् अस्ति घटः, यहाँ घट का उदाहरण दिया है। स्यात् अस्ति घटः, इसका सेंटेंस, इसका अर्थ क्या होगा? घड़ा है। किसी घड़ा है। अपेक्षा से घड़ा है ना? किसी अपेक्षा यस। से घड़ा है। दूसरा क्या होगा? स्यात् नास्ति घटः, किसी अपेक्षा से घड़ा नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताया है। और सीधा चौथा देखिए, स्यात् अवक्तव्य घटः, कि किसी अपेक्षा से खड़ा है लेकिन ये बताया नहीं जा सकता, ये कथन नहीं किया जा सकता। अब इन तीनों में एक एक अंग का ही प्रयोग हुआ है। एक तो है, एक तो नहीं है, एक तो कहा नहीं जा सकता। तो ये तीनों जो है ये असंयोगी है, इनके साथ दूसरे शब्द का संयोग नहीं हुआ। मैम पर घड़ा जब अगर दिख रहा है तो कैसे बोल सकते हैं कि घड़ा मतलब कह नहीं सकते? जैसे किसी अपेक्षा से घड़ा मिट्टी का है और किसी अपेक्षा से घड़ा तांबे का नहीं है। हाँ, ये अस्ति नास्ति हो गया। अवक्तव्य कैसे अब होगा? वक्तव्य में अगर मैं बोलूं ये दोनों आप एक साथ बताओ, एक समय में बताओ, घड़ा है या नहीं है। अभी आपको ये नहीं बताना है भी नहीं भी, वो होने के बाद भी आपको बताना है, एक समय में ही बताना है। तो आप कथन कर सकते हो। मैम नहीं समझी मैं। जैसे है देखो, तो मतलब करेक्ट। दो ये दो है ना, अस्थि नहीं, और देखो नास्ति, देखो, इन दोनों का संयोग नहीं है, एक अकेले मिनट एक अकेले मिनट एक इसलिए। मिनट, देखो यहाँ पर देखो, आपको ये दिख रहा है चौथा प्रश्न, आपके लिए चौथा प्रश्न रखा है। जैसे यस आत्मा मैम। को लेकर बताओ, आप घड़े को देकर मत देखो। आत्मा द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है ना? हुआ। हम्म। अभी आत्मा जो है, इनको आपको दोनों को एक साथ बताना है कि वो किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं है, वो कैसा है, द्रव्य की अपेक्षा से कैसा है, गुण की अपेक्षा से कैसा है, पर्याय की अपेक्षा से कैसा है। ये सब जब आपको एक शब्द में पूछेंगे, आप जितना अनुभव कर रहे हो लेकिन शब्दों में आप उसे बता सकते हो? हम्म। नहीं। जब आप, क्योंकि अनुभूति ये बहुत विस्तार से होती है, और प्रत्येक अनुभव की हुई चीज बताने जैसी नहीं होती है, कुछ चीजें मात्र अनुभव में ली जाती, उनको बताया नहीं जाता, शब्दों में उसका संयोजन नहीं किया जाता। तो जो बातें शब्दों में नहीं बताई जाती वे अवक्तव्य होती है। जैसे अभी यहाँ पर घड़े को लेकर देखिए, घड़े के अगर एक एक कण को लेकर मैंने आपको पूछा, तो आप घड़े के, आपने एक घड़ा देखकर आप आए हो, आपने उस घड़े को बहुत अच्छे से देख लिया, उसकी प्रोसेस देख ली, उसको सब, उसके बहुत सारे पर्याय आपने देख लिए। पर जब मैं आपको पूछूंगी वो घड़ा कैसा था, तो जितना आप अनुभव करते हो उतना आप शब्दों में नहीं बता सकते। आप बस मेन मेन बातें मुझे बताओगे, वो लाल रंग का था, वो बड़ा था, वो छोटा था, वो इस यहाँ का था। जो बड़ी बड़ी बातें हैं वही आप बता सकते हो, है ना? उसके आगे की बातें आप मुझे बताओगे क्या, कि जितने आपने स्पष्टता से महसूस किया है उतना हर एक गुणधर्म आप मुझे नहीं बता पाओगे, क्योंकि कुछ कुछ गुणधर्म अवक्तव्य होते हैं। वो अनुभव में तो किए जाते हैं लेकिन उसे बता नहीं सकते। जैसे जिस घड़े को आप जितनी सूक्ष्मता के साथ देखोगे, जितने जितने सूक्ष्मता में आप उतरोगे, उतनी सूक्ष्म चीजें आप अपने कथन, वाचा से या वचन से कह नहीं सकते। इसीलिए मैंने घड़े का छोड़कर आपको आत्मा का उदाहरण दिखाया, क्योंकि आत्मा के बारे में यह और स्पष्टता आ जाती है ना? जैसे आप अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपको बहुत प्रसन्नता है, बहुत फ्रेशनेस हो रही है, आप, पता नहीं, आपको अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई पूछे कि इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन आपको खुद को वो समझ में नहीं आ रहा है, आप सामने वाले को क्या बताओ?
तो कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि जब हम सूक्ष्म तौर से उसे जानते हैं तो उसे आप शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकते। तो वो जो चीजें हैं जिसको शब्द के माध्यम से नहीं बताया जा सकता वो अवक्तव्य के अंतर्गत आती है। ठीक, जब अवक्तव्य का और विशेष रूप से हम विस्तार से वर्णन करेंगे तब आपको क्लियर होगा। पहले ये ध्यान रखिए कि इन 7 भंगों में से असंयोगी भंग कौन कौन से हैं जिसका किसी के साथ संयोग नहीं हुआ है। वे कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और अवक्तव्य, 4th नंबर। हाँ, पहला स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवक्तव्य, ये तीनों असंयोगी भंग है। अब द्विसंयोगी यानी दो का संयोग, जहां जहां दो का संयोग होता है वे द्विसंयोगी भंग में आते हैं। जैसे तीसरा देखिए, स्यात् अस्ति नास्ति घटः, ये कितने कौन सा है? द्विसंयोगी है। इसमें अस्ति और नास्ति इन दोनों का संयोग हुआ कि किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है ना। जैसे आगे प्रश्न उत्तर आएंगे तब आपको क्लियर होगा। आत्मा को लेकर बताया जाएगा कि आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, इसीलिए आत्मा नित्य अनित्य है, मतलब है भी और नहीं भी। तो ये कौन सा है? असंयोगी है या द्विसंयोगी है? संयोगी। सहयोगी। द्विसंयोगी, यहाँ पर द्विसंयोगी। अस्थि और सहयोगी हो नास्ति गए। दोनों का संयोग हुआ है। ठीक, हाँ, दो उसके हो बाद गए। हाँ। स्यात् अस्ति अवक्तव्य, है भी लेकिन कहा भी नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको पूछा कि आप आत्मा हो, आप में अनंत शक्ति है, तो अनंत शक्तियों के बारे में आप मुझे बताएं। अब जब आप में अनंत शक्ति है, उस अनंत शक्ति को जो अनंत है उसको आप कैसे बताओगे? आप ये तो बता सकते हो कि हाँ मुझ में अनंत शक्ति है, लेकिन अनंत शक्तियों के बारे में जब आपको डिटेल में पूछा जाएगा कि बताओ अनंत शक्तियां, तो क्या आप उसे कथन कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। तो है भी लेकिन कहा भी नहीं जा सकता, इसे लेकर पांचवा भंग बनता है स्यात् अस्ति अवक्तव्य घटः। ठीक, वैसा ही अगला कौन सा बनेगा? स्यात् नास्ति अवक्तव्य घटः, नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको पूछा कि यह सभी और सिद्ध भगवान की आत्मा है या फिर आप हो या कोई बाटे बहता जीव है। बाटे बहता मतलब एक गति से निकलकर वहां से उसकी आयु पूर्ण हो गई और वो दूसरी जगह पर जा रहा है, और मैंने आपको पूछा कि वो आहार करता है क्या बीच में, तो आप क्या बताओगे? सबके वीडियो ऑफ है। क्या नास्ती है वक्तव्य? पता नहीं। नहीं करता है, तो कैसे नहीं करता है, वो कैसा होता है, तो आप उसे बता सकते हो? नहीं बता सकते, है ना। तो नहीं है लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता, मतलब कहा नहीं जा सकता यानी कथन नहीं किया जा सकता कि वो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। कुछ कुछ चीजें मात्र क्या है, हम सोच में ही या अपने विचारों तक ही रख सकते हैं, उसे आगे व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। और लास्ट वाला जो है वो द्विसंयोगी है या त्रिसंयोगी है? त्रिसंयोगी। तीनों का संयोग है। तीनों का कौन सा? अस्ति भी, नास्ति भी और अवक्तव्य भी। तो स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य घटः, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कथन रूप में या शब्दों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो होता है 7वां भंग। अब मुझे बताए कि इन 7 भंगों में असंयोगी भंग कौन सा है, कौन कौन से है? साथ में फर्स्ट अस्सी। अस्थि नास्ति और अवक्तव्य। ये है। एक सारे वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है सब सो रहे हैं। नहीं मैम, मैंने बताया ना नहीं, नेटवर्क मैम प्रॉब्लम। सो रहा है। मुझे सच में ऐसी मैम फीलिंग सो आ रहे रही है कि आप होते तो सो रहे हो। रिप्लाई कैसे देते मैम? सो रहे होते तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है ना मैम, इसलिए मैंने बंद किया है, फिर नहीं नहीं तो नहीं नहीं, अच्छे आप हो। ठीक है ठीक है। हाँ, अब द्विसंयोगी कौन कौन से है? याद मैम अस्सी ना। जिसमें दो होते हैं तो अस्थि या अस्थि नास्ति या हाँ फिर अवक्तव्य वाले के साथ हाँ, में। स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति अवक्तव्य और स्यात् नास्ति अवक्तव्य।
है ना। राइट। और त्रिसंयोगी कौन सा है, लास्ट वाला एक ही है, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ठीक। अब यस इनका मैम। इनका स्वरूप देखिए, आत्मा के माध्यम से आपको बताते हैं, फिर आगे हम अवक्तव्यता की ओर बढ़ेंगे। अब से उनकी अपेक्षा से 7 प्रश्न पूछे गए हैं आत्मा को लेकर, 7 भंगों से उसके जवाब दिए गए हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ठीक। किसी ने पूछा क्या आत्मा नित्य है, तो उसका जवाब क्या रहेगा, स्यात् आत्मा नित्यः हाँ। स्वभावः। हाँ, आत्मा सदा बने रहने के कारण नित्य है ना। तो इसके लिए पहला जवाब स्यात् आत्मा नित्यः। ठीक। अब किसी ने पूछा क्या आत्मा अनित्य है, तो उसका भी जवाब रहेगा हाँ। या फिर अगर किसी ने पूछा क्या आत्मा नित्य है, तो उसका रहेगा स्यात्, किसी अपेक्षा से स्यात् आत्मा नित्य, स्यात् आत्मा अनित्य। किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है ना। तो आत्मा अनित्य है, हाँ वो भी अनित्य है, क्योंकि उसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। परावर्तित होते रहने के कारण आत्मा अनित्य है। अब मैंने आपको प्रश्न पूछा क्या आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है, यहाँ पर अस्ति के लिए नित्य शब्द है, नास्ति के लिए अनित्य शब्द है, ध्यान रखना। क्या आत्मा नित्य और अनित्य दोनों है, तो आप बताओगे हाँ, आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। इसीलिए आपका जवाब क्या रहेगा, सही स्यात् रहेगा। अस्ति नास्ति दोनों रहेगा, नित्य भी रहेगा अनित्य भी रहेगा। तो स्यात् आत्मा नित्याः नित्य अनित्य। ठीक। फिर आगे देखिए, क्या दोनों को हम कह सकते हैं कि एक ही समय में, कि स्यात् नित्य, आत्मा नित्य है आत्मा अनित्य है, एक ही समय में कह के दिखाओ। तो जब नित्यता के गुणधर्मों को लेकर आप चर देखोगे और अनित्यता के गुणधर्मों को लेकर देखोगे, तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि जितना मुझे महसूस हो रहा है उतना मैं शब्दों से कथन नहीं कर सकती। तो आप क्या कहोगे कि ये नित्य अनित्य है, लेकिन एक ही समय में मैं सारे गुणधर्मों को शब्दों के माध्यम से नहीं बता सकती, इसीलिए स्यात् आत्मा अवक्तव्य, यह अवक्तव्य है। तो फिर अगर आपको किसी ने पूछा कि ठीक है आत्मा के बारे में, सभी गुणों के बारे में आप महसूस कर सकते हो, बता नहीं सकते, लेकिन वो अवक्तव्य होते हुए भी नित्य है क्या, तो है ही। वो आत्मा के सारे गुणधर्म नहीं बता सकते, लेकिन आत्मा तो नित्य है, आत्मा का तो अस्तित्व है। अस्ति, नित्य के लिए क्या शब्द है, अस्ति के लिए नित्य शब्द है यहाँ पर, है ना। फिर आगे प्रश्न है क्या अवक्तव्य होते हुए वह अनित्य है, तो वो भी है। भले ही आप आत्मा के स्वरूप के बारे में किसी को शब्दों के माध्यम से बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आत्मा अनित्य तो है पर्याय की अपेक्षा से, और अवक्तव्य होते हुए वो नित्य अनित्य भी है, जो कि जैन दर्शन मानता है। जैन दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि आत्मा नित्य अनित्य है, लेकिन आत्मा संपूर्ण रूप से जानने के बाद उसकी सारी अभिव्यक्ति आप मुख से नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों के लिए मर्यादा है और आत्मा में अनंत गुणधर्म है। आप एक एक गुणधर्म को नहीं बता सकते, जैसे हमने कल देखा था केवल ज्ञानी को लेकर, कि केवल ज्ञानी संपूर्ण लोक